हेलो एवरीवन। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था उसमें हमने एक टर्म की बात की थी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की, और उस व्हाट वाज द नीड फॉर दिस टर्म, कि ये टर्म हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, और मैंने आपको बोला था एज इट इज़ लर्न कर लो। सो अब इसका हम देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, और कैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो थी वो सेटिस्फाई की इस टर्म ने। ठीक है, तो हमने ये जो इक्वेशन है इसको प्रूफ करके दिखाना है। So we will start with the Ampere's circuital law, which states that integral B dot dl is equal to mu naught I। ठीक है, और B जो है mu naught H होता है, ये हमें पता है। तो B by mu naught is H, इसकी वैल्यू को हम डाल देंगे, then we will get integral H dot dl is equal to I। ठीक है, और I जो करंट है that we can write in terms of current density। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल J डॉट डी एस। फिर ये I की वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल H डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी एस। अब हमने कल जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो अगर एक तरफ लाइन इंटीग्रल हो, एक तरफ सरफेस इंटीग्रल हो, तो हमें कौन सी थ्योरम यूज़ करनी चाहिए? स्टोक्स थ्योरम। सो वी विल यूज स्टोक्स थ्योरम विच स्टेट्स दैट the integral f dot dl is equal to surface integral कर्ल f ds। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका दूसरी तरफ कर्ल ले लेना है। कर्ल क्या होता है? डेल क्रॉस f। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के बाद हमारे को क्या मिलेगा कि h डॉट डी एल इज इक्वल टू सर्फेस इंटीग्रल डेल क्रॉस h ds। ठीक है, अब 6 और 4 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा डेल क्रॉस h इज इक्वल टू J डॉट डी एस। और इस चीज़ को हम दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J, क्योंकि हमें पता है दोनों तरफ सिमिलर चीज़ें हैं। इंटीग्रल देखो, सरफेस इंटीग्रल्स हैं, इनको हम कंपेयर करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इक्वेशन गिव्स द एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये जो है सिर्फ इट्स एप्लीकेबल ओनली टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जो टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड होते हैं, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। ठीक है, सो अगर टाइम वेरिंग कंडीशंस हैं तो हमें वो इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ स्टडी कंडीशंस के लिए ही होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले डाइवर्जेंस ले लेंगे उस इक्वेशन का दोनों तरफ। तो क्या आएगा? डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट, ठीक है, कर्ल होता है डेल क्रॉस, और ग्रेडियंट क्या होता है? सिर्फ डेल। ठीक है, डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है ये भी। ठीक है, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच करेंगे और इधर भी डेल डॉट जे हो जाएगा। सो इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म की, ये होती है 0। ठीक है, मतलब कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ फंक्शन इज 0। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। या तो आप प्रॉपर्टी ये लर्न कर लो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन होगी कि डेल डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हम ए क्रॉस बी डॉट सी, जो ए है वो डेल्टा है। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इस इक्वेशन के हिसाब से, तो क्या बनेगा? डेल डॉट डेल क्रॉस एच है, तो ये क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? डेल क्रॉस डेल डॉट सी क्या यहाँ पे एच है, तो डेल क्रॉस डेल जो है वो क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों 0 क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर तो जो आई क्रॉस आई है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर्स जो हैं सेम ही डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तो इनका एंगल होगा 0, और साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और इसको प्रॉपर्टी लर्न करके कर लो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि कोई वेक्टर है, जैसे डेल और एच दो वेक्टर हैं जिनकी अलाइनमेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो क्या होगा? के कैप आएगा, और ये आई कैप के अलॉन्ग है, तो आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि अगर हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट में अगर लाइक वेक्टर्स होते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में 1 आता है। ठीक है, अनलाइक होंगे तो 0 आएगा। ये जो मैंने आई और जे लिया था, इसको जेड ले लो, चाहे एक्स वाई कर लो तो जेड आ जाएगा, और फिर एक्स के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह आप कर सकते हो, और ये जो टर्म है ये 0 आ जाता है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि डेल डॉट जे प्लस कर्ल रो बाय कर्ल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अभी हमने निकाला कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे ये टर्म को 0 करना है तो मुझे ये जो टर्म आ रही है ना कर्ल रो बाय कर्ल टी, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो इसका देखते हैं क्या होगा। जो डेल डॉट जे है इट इज़ इक्वल टू माइनस कर्ल रो बाय कर्ल टी, ठीक है। और यहाँ रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जे क्या है, करंट डेंसिटी है। तो अगर मुझे इस टर्म को 0 करना है वो कभी तभी 0 होगा जब राइट हैंड साइड भी 0 हो, और ये 0 तब हो सकता है जब स्टेडी स्टेट कंडीशंस हों, ठीक है, मतलब कि टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशंस हों। सो टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशंस का होना कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार ही टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड्स मिलेंगी, क्योंकि रियलिटी में तो टाइम डिपेंडेंट कंडीशंस होती हैं, टाइम डिपेंडेंट फील्ड्स होती हैं। सो ये एक अनरियलिस्टिक लिमिटेशन है। सो हमें जो ये हमने निकाला था डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, इसको हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज़ कर सकें फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स। इसके लिए क्या है, मैक्सवेल ने एक आइडिया दिया कि हम एक अननोन टर्म जी को ऐड कर देते हैं। तो उसने ऐड करने के बाद देखा कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जी। फिर से उसने डाइवर्जेंस लिया दोनों तरफ, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस जी। लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जैसे मैंने पीछे बताया, और इसमें हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जी आ जाएगा। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे। और ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस कर्ल रो बाय कर्ल टी, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू डालने के बाद आएगा कि डेल डॉट जी इज इक्वल टू कर्ल रो बाय कर्ल टी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें मैक्सवेल इक्वेशन पता है, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन के जो यहाँ वैल्यू है रो की, इस वैल्यू को हमने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। डेल डॉट जी इज इक्वल टू कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ रो क्या है, डेल डॉट डी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसको हम डेल्टा को बाहर कर देंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट कर्ल डी बाय कर्ल टी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि डेल डॉट जी इज इक्वल टू डी डॉट डेल्टा डॉट कर्ल डी बाय कर्ल टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में लेफ़्ट और राइट साइड दोनों को कंपेयर करें तो डेल्टा डेल्टा और यहाँ जी है और ये है, तो जी जो होगा वो इसके इक्वल होगा, किसके, कर्ल डी बाय कर्ल टी, ठीक है। तो ये हमारा अननोन टर्म था जो हम निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ल डी बाय कर्ल टी। तो ये है मैक्सवेल का एम्पियर्स का मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। क्योंकि इसमें मैक्सवेल ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उसने इस टर्म को जो निकाला, इसलिए इस लॉ का नाम मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ भी रख दिया गया फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स। क्योंकि अगर स्टेडी कंडीशंस हैं तो यहाँ तक ठीक है, अगर टाइम वेरिंग फील्ड नहीं है, तो अगर टाइम वेरिंग फील्ड है तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म है कर्ल डी बाय कर्ल टी, दिस इज नोन एज जे डी, ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और इसको हम बोलते हैं जे को कंडक्शन करंट डेंसिटी, क्योंकि ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से होता है। सो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस जे डी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।